नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सही होंगे और लगे पड़े होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। इन सभी को पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आज हम संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसकी पूरे की प्लेलिस्ट एक बना दी है, प्लेलिस्ट में डाल दी हैं तीनों चारों वीडियो। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उनको देख लीजिए तो आपका पीछे का सब क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे नहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, हमारे जीवन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। जब मैंने आपको संविधान के भाग पढ़ाए तो मैंने बताया था कि भाग तीन में है हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है जी, तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। एक बात ये हो गई, इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर ये 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, मतलब मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और इन्हें संविधान में ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? पुराने समय में जो इंग्लैंड का राजा था, उसने जो अपनी प्रजा को लिखित अधिकार दे रखे थे, उनको उसने मैग्ना कार्टा कहा। तो इसीलिए वही अधिकार हमें मिलते हैं संविधान के द्वारा, तो इसलिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है जी, मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, इनकी जो प्रवृत्ति वो कैसी है? निषेधात्मक। ये बात ध्यान रखनी है, जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति निषेधात्मक कैसे है? नेगेटिव कैसे है? क्योंकि इनमें बताया गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करने से रोकेगा। मीन्स मतलब निषेधात्मक है, नेगेटिव है। जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कई बार मतलब नहीं बहुत सारे वर्ड इसमें यूज होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रवृत्ति निषेधात्मक है, नेगेटिव है। अब देखिए, संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक, उसमें हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो फिलहाल में हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अब पहले देख लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार हैं क्या। नंबर 1, समानता का अधिकार दिया गया है। नंबर 1, समानता का अधिकार। ठीक है जी, नंबर 1 पे जो आता है। नंबर 2 पे स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो भाग 3 है संविधान का, जिसमें कि मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, उसमें हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार दिया गया है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है जी। फिफ्थ में क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। सिक्स्थ में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारक अधिकार ये 6 प्रकार के हैं। पहले 3 मैंने बताए। समानता का अधिकार है 1 नंबर पे, दूसरे पे स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरे पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का है, 5वां संस्कृति व शिक्षा का है, 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहले वाला क्या है? समानता का अधिकार। पहले वाला है समानता का अधिकार। इसके जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, वो वैसे तो 14 to 18 हैं। ठीक है, 14 से 18। मैं सवाल पूछूंगा आपसे कितने आर्टिकल हैं समानता के अधिकार के, तो आपको काउंट करने 14, 15, 16, 17, 18 कितने हैं टोटल? 5 अनुच्छेद हैं। 4 मत लगा देना, इसका आंसर ही एक बार सवाल शायद आया है, उसमें पूछा था कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो बहुत सारे बच्चे 4 लगाए, 14, 4, 18। ऐसा नहीं है, 14 से लेके 18 तक हैं, तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में दिए गए, वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, मैंने बताया था। ठीक है, इन अनुच्छेदों के अब टुकड़े करके देखते हैं कि इनमें क्या दिया गया है। और जो हम पहला पढ़ रहे हैं आज, समानता का अधिकार, उसमें क्या दिया गया है, इसे अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आना 100% तय है। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 12 जो है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द परिभाषित है इसमें। ये वर्ड देख लीजिए, राज्य। राज्य शब्द परिभाषित है, मतलब क्या है कि राज्य क्या होगा, राज्य कौन होगा। यहाँ राज्य जो है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ राज्य का मतलब बिल्कुल भी यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं उनका नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ भारत सरकार को भी राज्य बोल सकते हैं, किसी एक बॉडी, जो एक बॉडी है उसको भी राज्य बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को भी राज्य बोल सकते हैं। तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? किसी भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसी विधि, ठीक है, विधि मतलब कानून, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी विधि जो कानूनों का हनन करती हो, जो कानूनों का हनन करती हो, कानूनों का हनन करती हो, हनन करती हो, उसका पुनर्विलोकन कर, न्यायिक पुनर्विलोकन करा जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन करा जा सकता है। रिव्यू, जिसे एक तरह से इंग्लिश में रिव्यू बोलते हैं, ये है 13 में बताया गया है। जो विधि है, विधि जो है, कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसा कानून जो कानूनों का ही हनन करती है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। न्यायपालिका को इस बात की पावर है, न्यायपालिका को इस बात की पावर दी गई है अनुच्छेद 13 के तहत कि उसका, तो विधि का मतलब ये है कि वो सभी एक्ट या कानून या राष्ट्रपति जी द्वारा भी कोई अध्यादेश, कोई भी जो मतलब लागू है, उसका पुनर्विलोकन, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये था 12 और 13 की बात। अब आ गया हमारा पहला मौलिक अधिकार, जिसे बोला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि स्टार्ट है किससे? अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, इस बात को देखिए। अब इनको मतलब हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये दिया गया विधि के समक्ष समानता। मतलब जो विधि है उसके सामने, उसके समक्ष माने सामने, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, किसी के लिए अलग रूल नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता।
मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अनुच्छेद 14 को आप पहले ध्यान से देख लीजिए। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता होगी, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है वो ये है, ये विधि के समक्ष समानता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। इसका जो 14 का दूसरा पार्ट है उसमें बताया गया विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। और ये बात जो है विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से ली गई है। समझने की कोशिश करिए, कुछ हार्ड नहीं है, टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो मौलिक अधिकार हैं उसमें हम पहले वाला पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, तो 12-13 मैंने बता दिया। 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। 13 में बताया जो विधि के मतलब विधि को हनन हो, कानूनों का हनन हो, उसकी न्यायिक पुनर्लोकन कर सकती है, इस बात की पावर दी गई है। तो इसमें आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है हमारा समानता का अधिकार। तो हम 14 को जो पढ़ रहे हैं उसमें ये पढ़ रहे हैं कि पहला पार्ट ये है विधि के समक्ष समानता, विधि के सामने सभी बराबर हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग की रुचि कहीं पे होती है, किसी की किसी में होती है। रुचि की बात नहीं, मतलब जैसे कुछ दिव्यांग आदमी है, मान लो दिव्यांग है, वो हमारे बराबर काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसमें दूसरा पार्ट इसीलिए दिया गया है कि विधियों का समान संरक्षण होगा। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ली गई है। ये था अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है समानता के अधिकार में? इसमें बताया गया है, इसके जो कीवर्ड हैं इनको याद कर लीजिए। ये हैं धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। ये जो 5 वर्ड हैं इन्हें बिल्कुल रट लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। देखते भी हो आप, आज के समय में जो आप न्यूज़ सुनते हो उसमें भी यही चलता रहता है, धर्म के नाम पे हम इस धर्म से, हम उस धर्म से, हम ये वो सब। लेकिन हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए आप, उसमें बताया गया है इस बात को कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ पार्ट भी हैं, इसके पार्ट हैं, जैसे इसमें एक तो ये बता दिया, अब इसकी धारा है 15(1) में तो बता दिया धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे 15(2) में जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल हैं, कुएं हैं, खेलने के मैदान हैं, मंदिर हैं, वो सभी के लिए खुले रहेंगे, सभी वर्गों के लिए खुले होंगे, खुले रहेंगे, ठीक है। 15(2) में ये दिया है, 15(2) में ये दिया है। 15 की जो 2 धारा उसमें ये दिया है। 15 की जो तीसरी धारा है, इसमें जो थर्ड पॉइंट है 15 का, अनुच्छेद 15 में, उसमें बताया है लेकिन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग कानून बनाया जा सकता है, अलग कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। 15 में बताया गया था कि धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग आया था ना, तो लिंग का मतलब यही तो है कि महिलाएं और पुरुष भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) में ये बात दे दी कि लेकिन बात जब महिलाओं की हो, बात जब बच्चों के लिए हो, तो उनके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर 15(4) का जो पार्ट 4 है
उसमें क्या दिया है, उसमें दिया है कि SC एंड ST तथा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा जा सकता है, आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, किया जा सकता है। देख रहे हो 15(4) में दिया है कि SC ST तथा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। और है, आप देखते हो SC के लिए अलग रिजर्वेशन है, ST के लिए अलग रिजर्वेशन है, अभी तो इकोनॉमिकल वीकर जो हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था है। ठीक है, ये थी 15 की चौथी धारा। अब 15 की 5वीं धारा में क्या लिखा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान होगा। पहले नहीं था ये, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान होगा। किसके लिए? उनके लिए जिनकी बात कर रहे थे अभी, SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए। ठीक है, ये संविधान 93वां संविधान संशोधन है 2006 में हुआ। पहले क्या था कि जो हमने 15(4) धारा पढ़ी कि SC ST तथा सामाजिक आर्थिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये था, मतलब नॉर्मल स्कूलों में था। लेकिन जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान थे, IIT वगैरह हैं, IIM वगैरह हैं, उनमें नहीं था। लेकिन जो 15(5) धारा जोड़ी गई 93वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2006 में, उसमें ये प्रावधान कर दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखो, आपने नोटिस किया कि जो 15(4) है और जो 15(5) है, दोनों धाराओं में आरक्षण की बात करता है। दोनों में किसकी बात करता है? आरक्षण की। दोनों में समानता है, इसमें भी आरक्षण की बात कर रहा है, इसमें भी आरक्षण की बात कर रहा है। दोनों में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात कर रहा है, शिक्षण संस्थानों में भी, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है। ठीक है, और दोनों बाद में जोड़े गए हैं, ये भी हम बता रहे हैं, दोनों बाद में जोड़े गए हैं। दोनों बाद में जोड़े गए हैं क्योंकि ब्रैकेट में लिख रखा है 4 और 5 धारा, दोनों बाद में जोड़े गए हैं। दोनों में आरक्षण की बात है, दोनों में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है, दोनों बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन ये तो इनकी समानता है, ये कह सकते हैं, ये तो समानता है दोनों की, धारा 4 और 5 की। भिन्नता क्या है इनमें? डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है, एक ये जो 15(4) है ये नॉर्मल शिक्षण संस्थानों के लिए है जो मैंने बताया था, और ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है। बस इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 15 ख़त्म हो गया। अब चलते हैं अनुच्छेद 16। 16 में क्या बताया है? 16 में बताया है अवसर की समानता। 16 में बताया अवसर की समानता। ठीक है जी, उसमें क्या दिया है? 15 में जो दिया था इसमें भी यही दिया है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, ये थे ना 5, ये पांचों उसमें थे 15 में। आपने पढ़ा था ना अनुच्छेद 15 में, ये पांचों थे। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी यही बताया है। 16 में बताया गया अवसर की समानता है।
अवसर की समानता है, सभी को अवसर का समान मिलेगा, मतलब समान मौका मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी यही बताया है कि जो धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश और जन्म स्थान, और दो चीज़ और जोड़ दी, एक तो उद्गम, ओरिजिन जिसे बोलते हैं, जहाँ मतलब आप पैदा हुए हो या जहाँ के रहने वाले हो, और निवास स्थान है तो सेम से ही वर्ड, लेकिन लिख रहा है ऐसा, निवास स्थान, उद्गम और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब रोज़गार दिया जाएगा, जब बात रोज़गार की, के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, समझ गई। 15 में भी ये 5 बातें थी, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें भी बताया गया कि जब बात महिलाओं की होगी, बच्चों की होगी, तो उनके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है। ठीक है ना। 16 में भी यही बताया, 16 में है अवसर की समानता, कि वे जो रोज़गार के अवसर हैं सबको समान रूप से दिए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्गम या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16 की भी धाराएं हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है 16 की धारा 3, उसमें लिख रखा है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, आधार पर भेदभाव कर सकता है। भेदभाव कर सकता है मतलब क्या है? भेदभाव कर सकता है, 16(3) की धारा है ये। राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कैसे? यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली अभी, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि 80% हम यूपी वालों को ही देंगे वैकेंसी, 20% में ऑल इंडिया आ जाओ। बना सकता है कानून, उसे पावर दी गई है 16(3) के तहत। किसी भी स्टेट की बात है, मान लो एमपी पुलिस में निकली वैकेंसी, तो एमपी ने कहा हम 90% एमपी वालों को ही देंगे, वो एमपी का मूल निवास होना चाहिए उसके पास, और बाकी 10% में ऑल इंडिया को दे देंगे। ठीक है, उत्तराखंड करता है ऐसे, कोई सा भी राज्य है, मतलब 16(3) में यही पावर दी गई है राज्य को। राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात है, इस बात का याद रखना, लेकिन इस पर जो कानून बनेगा, कानून केवल संसद बना सकती है, राज्य विधानसभा नहीं, केवल संसद बना सकती है। जो धारा 16(3) है, जिसमें बताया गया है कि राज्य चाहे तो निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इसमें ये वर्ड जुड़ गया, लेकिन इस बात पर कानून केवल संसद बना सकती है, ये पावर केवल संसद को है। ठीक है, 16 की धारा 4, उसमें क्या दिया है? यदि राज्य को ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि किसी वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, नौकरियों में किसी वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है, आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, बता दिया ना। 16(4), यदि राज्य को ऐसा लगता है कि कोई वर्ग ऐसा है कि वो तो नौकरियों में आ ही नहीं रहा, उसका तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ही नहीं, बाकी सब वर्ग जो है नौकरियों में चले जाते हैं और वो पिछड़ा हुआ है, वो नौकरियों में आ ही नहीं रहा, तो उसके आधार पर उनको आरक्षण दे सकता है राज्य। लेकिन बात वही है, कानून बनाएगी संसद केवल। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था 15 की धारा 4, अब पढ़ रहे हैं 16 की धारा 4, दोनों आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें भी आरक्षण की बात है और इसमें भी आरक्षण की बात है। डिफरेंस क्या है? ये आरक्षण कहाँ की बात करता है? शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, और ये आरक्षण किस में बात करता है? नौकरियों में। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 15(4) भी आरक्षण की बात कर रहा है, 16(4) भी कर रहा है, ये भी आरक्षण, ये भी आरक्षण।
ये लेकिन शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और ये नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 अनुच्छेद 17, उसमें क्या बताया गया है? छुआछूत को समाप्त करना। अनटचेबिलिटी बोलते हैं जिसको, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है, छुआछूत नहीं करनी है किसी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, बस ये बात याद रख लो। इसमें कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, सिंपल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और छुआछूत को समाप्त करना, बस इतनी बात है। जैसे इसके लिए प्रावधान भी कहे गए, जैसे SC/ST एक्ट बना दिया गया है कि भाई अगर यदि उनके साथ कोई छुआछूत करेगा तो उसको जेल में जाने का प्रावधान है, या मतलब जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है, छुआछूत को समाप्त करना है, ये अनुच्छेद 17 में है। 18 में, फिर 18 आ गया। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, ये लिखा हुआ है, उपाधियों का अंत करना है, उपाधियों का अंत करना। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है, वो क्या है कि सेना व शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर, जैसे सेना और शिक्षा में तो उपाधियाँ दी जाती हैं अब भी, ठीक है ना। शिक्षा में डॉक्टर में बनते हैं, PhD करके डॉक्टर लग जाता है उनके नाम के आगे। तो उपाधियों का अंत करना है, और कोई उपाधियाँ नहीं होंगी, लेकिन सेना और शिक्षा में उपाधियाँ भी लागू रहेंगी। ठीक है, ये थे समानता का अधिकार के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक पूरा पढ़ लिया हमने बताया कि 14 में क्या बताया है। 14 में क्या था कि विधि के समक्ष समानता होगी, विधियों का समान संरक्षण होगा। फिर 15 में बताया धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिलाओं बच्चों के लिए अलग कानून बनाया जा सकता है, SC/ST के लिए अलग कानून बनाया जा सकता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जा सकता है। 16 में हमने बताया अवसर की समानता है, 16 में अवसर की समानता, और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल, वंश, उद्गम और निवास ओरिजिन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(3) भी अपवाद है, राज्य सरकार चाहे तो निवास के आधार पर आरक्षण बना सकती है। राज्य को लगता है जिनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नौकरियों में, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। फिर 17 पढ़ा हमने, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करना, और फिर ये लास्ट उपाधियों का अंत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, उसको स्टार्ट करेंगे। इनको ध्यान से पढ़िए, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, और आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और थोड़ा सा